नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिटेड जून 2025 के लिए हिंदी का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य का भेद है। देखिए प्रश्न नंबर 1 जो यहाँ पे दिया था कि मुझसे चला नहीं जाता, इसमें वाच्य का भेद क्या है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक कृतवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। अगर बात की जाए आपके कृतवाच्य की, तो कृतवाच्य वो वाच्य होते हैं जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा होता है आपका कौन सा, दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वो वाच्य होता है जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि व्यक्ति बोल सकता है कि मोहन द्वारा खाना खाया जाता है, जहाँ पे जो क्रिया का संबंध है वो कर्म से होता है, मतलब काम का संबंध किससे हो रहा है, कर्म से हो रहा है। तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य वो वाच्य होता है जहाँ पर जो है वो इसमें न तो कर्ता की प्रधानता होती है, न ही कर्म की प्रधानता होती है। मतलब इसमें जो है क्रिया का भाव प्रदान होता है। जैसे कि शीला से खाना नहीं खाया जाता, तो इसमें क्या है, भाव प्रदान है। अच्छा, इसमें कौन सा वाच्य था कि मुझसे चला नहीं जाता। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पहला जो है वो कृतवाच्य था जिसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, कृतवाच्य तो नहीं होगा। कर्मवाच्य कौन सा मैंने बोला था, जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता यहाँ पे क्या है, कर्म की, यहाँ पे क्रिया का जो संबंध है वो किससे है, कर्म के साथ है। उसका कर्म क्या है, तो याद रखना क्रिया क्या हो रही है, उससे चलने की क्रिया हो रही है। तो चला नहीं जाता, तो ये कैसा है, आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा भाई होशियार है। अब मेरा भाई होशियार है, इसमें उद्देश्य छांटिए। अच्छा, मेरा भाई होशियार है, इसमें जो उद्देश्य होगा वो क्या हो सकता है, तो मेरा भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि उद्देश्य क्या होता है और क्या होता है विधेय क्या होता है। उद्देश्य होता है जो वाक्य में वह शब्द या वाक्यांश होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बात किसके बारे में, पूरे वाक्य में बात की जा रही है मेरे भाई के बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उद्देश्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में वो शब्द या वाक्यांश होता है जिसके बारे में बात की जा रही है उसको ही क्या कहेंगे, तो उसको ही जो है वो क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि वाक्य जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है। दूसरा आप बोलेंगे सर कि विधेय क्या होता है, तो विधेय होता है जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसके लिए उसको विधेय कहेंगे। जैसे कि इसने बोला मेरा भाई होशियार है, तो होशियार है क्या, यहाँ पे विधेय है, और मेरा भाई जो है वो क्या है, तो मेरा भाई जो है वो यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अघोष वर्ण छाटिए। अगर बात की जाए अघोष वर्ण की, तो अघोष वर्ण यहाँ पे कौन सा होने वाला है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अघोष वर्ण कौन कौन से होता है। तो हर वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन, मतलब कि पहला और जो दूसरा व्यंजन होगा, जैसे कि क और ख, जैसे कि चौ छ, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। ये कैसे हो सकता है, तो ये सारे के सारे हो सकते हैं आपके कैसे व्यंजन, आपके अघोष व्यंजन, मतलब कि जिनका उच्चारण करते समय हमारे गले में कंपन नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आपके अघोष व्यंजन। तो ये आपको याद रखने हैं। तो हर व्यंजन का दूसरा यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क और ख, तो क और ख तो ऑप्शन में नहीं है, ये भी अघोष है। कैसे पता लगाया आपने कि हर वर्ण का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होंगे। सर आपका चौ वर्ग में देखें तो चौ और छ पहला और दूसरा है, फिर आपका ट वर्ग में ट और ठ है जो कि ऑप्शन में ही नहीं था। उसके बाद है आपका कौन सा, तो वर्ग, तो और तो थौ है, तो जी हाँ, थौ हमारे पास क्या है, एक अघोष वर्ण है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ना तो भ है और ना ही आपके सारे के सारे सघोष है। अच्छा, सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं और सघोष कौन से होते हैं। तो अघोष तो आपने पता लगा लिया कि हर व्यंजन का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है हर वर्ग का, जैसे कि तो थ, आपका प फ, पहला और दूसरा व्यंजन वो क्या होंगे, अघोष। लेकिन हर व्यंजन का तीसरा चौथा और हर वर्ग के व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा, जैसे कि आपका कौन सा होता है, जैसे कि आपका क वर्ग ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लो क, ख, ग, घ और ड़। तो देखो क और ख तो मैंने बोल दिया कि पहला और दूसरा व्यंजन होंगे आपके अघोष, और सघोष होंगे ग, छ और र। तो इनको समझना है, हिंदी समझने वाली है, और इनको अगर जितना बेहतरीन तरीके से समझेंगे उतना आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि नासिकीय व्यंजन है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो नासिकीय व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जहाँ पर नाक से निकलने वाले व्यंजन ये होते हैं जहाँ पर जो है वो हवा नाक से निकलती है। तो नासिकीय व्यंजन में आएगा, जैसे कि आपका नौ हो गया, नौ के अलावा आपका मौ हो गया, ड़ हो गया, ड़ के अलावा आपका ण हो गया। तो इस सारे के सारे ये ड़ भी कैसा व्यंजन है, नासिकीय व्यंजन है। इस बात को आपने याद रखना। तो बिल्कुल सही हो जाना था ड़ यहाँ पे। साथ में सिर्फ यौ भी होना है, यौ।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला बोला जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहले तो यार आपको यही पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पर किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी विशेष स्थान का नाम लिया जा रहा है। जैसे कि राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। जैसे कि राम भगवान तो एक ही है ना, वो बड़े फेमस है भाई, है ना। इसके अलावा राम तो वैसे नाम के बहुत है, लेकिन राम है तो स्पेसिफिक एक ही ना, दिल्ली। अब दिल्ली जो है, दिल्ली एक ही शहर है दुनिया के अंदर, दो शहर भी नहीं है। जैसे कि आपका ताजमहल, तो ताजमहल भी यूनिवर्क, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हिमालय तो बहुत सारे हैं, हिमालय तो पर्वत है, उसमें बुढ़ापा भी सबको आता है, आदमी भी बहुत सारे होते हैं। तो मेज हम यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे, क्योंकि मेज एक यूनिक चीज़ का नाम बोल रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई मेरे को सही आंसर लग नहीं रहा, लेकिन मेज के साथ हम जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहाँ पर किसी हम एक विशिष्ट व्यक्ति, एक विशिष्ट स्थान, मतलब कि जो यूनिक है, उस वस्तु का नाम लेते हैं। उस वस्तु का क्या लेते हैं, नाम। मतलब कि आपको ये याद रखना है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। भारत है, जापान है, ये कैसी संज्ञा है, ये सारी की सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है निम्न में महाप्राण है। देखिए जो महाप्राण है वो कौन सा है सर, महाप्राण की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, आपको एक जातिवाचक संज्ञा भी होती है, जहाँ पर जैसे कि आपका यहाँ पे आदमी, तो आदमी तो बहुत सारे, ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हिमालय पर्वत, तो पर्वत भी बहुत सारे, तो ये भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में महाप्राण है। सर महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में अधिक हवा, मतलब कि अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जैसे कि प्रत्येक जो व्याकरण में जो है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे कि आपका ख और घ, तो जो दूसरा और चौथा व्यंजन होंगे ना, वो किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। आपको याद रखना है कि हिंदी वर्ण में जो है वो महाप्राण जो होते हैं, तो ये प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि क वर्ग में क्या क्या होगा, ख होगा दूसरा और घ होगा चौथा, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे महाप्राण। निम्नलिखित में से विस्मयादिक बोधक अव्यय नहीं है। विस्मयादिक बोधक वो अव्यय होता है जहाँ पर आश्चर्य, हर्ष, होश, मतलब कि शोक की बात हो रही है। आश्चर्य से कोई बोल रहा है अरे ये क्या हुआ, कोई बोल रहा है ओ ये बहुत अच्छा है, या हर्ष की बात हो रही है, घृणा, उफ ये कितना घिनौना है। तो ऐसे ऑप्शन आपको याद रखने हैं। तो विस्मयादिक बोधक वो होता है जहाँ पर जैसे कि वाह वाह वाह, अरे बाप रे, अरे क्योंकि नहीं होगा, तो वाह वाह भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, आश्चर्य से कह रहा वाह वाह, बाप रे यहाँ पे क्या हो रहा है, और अरे, तो ये ऐसे आपको याद रखना है। अरे कैसा, ये आश्चर्य वाला है, बाप रे भी हो सकता है, वाह वाह भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हरि कैसा स्वर है। तो हरि एक हर्स्व स्वर है, इस बात को आपने याद रखना, कैसा स्वर है, हरि एक कैसा स्वर है, हर्स्व स्वर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि संघर्षीय व्यंजन का उदाहरण है। अगर बात की जाए संघर्षीय व्यंजन की, तो संघर्षीय व्यंजन का यहाँ पे उदाहरण जो है वो इस क्वेश्चन को ना फाइनल आंसर की के तहत स्कैप किया गया था, क्योंकि संघर्षीय व्यंजन होते हैं शौ, शौ, सौ, ह। याद रखना है, शौ, सौ, ह जो है वो क्या होता है, संघर्षी व्यंजन होते हैं। मतलब कि ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुख के दो भागों को पास लाकर हवा की एक तंग जगह से बाहर निकालने के लिए होता है। तो हिंदी में 4 संघर्षी व्यंजन होते हैं, शौ, सौ, ह, शौ, 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 सौ, सौ, ह। तो 4 संघर्षी व्यंजन होते हैं कहाँ पर, आपके व्याकरण में। यहाँ पे बोला था कि शुद्ध शब्द छांटो। अब यहाँ पे छांटना था आपको शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द आप देख लो यहाँ पे, अधीन, तो ये अधीन ऐसे नहीं होता। बीमारी भी ये गलत दिया है, बीमारी ऐसे नहीं होगा, और आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा, ये भी गलत है। दरोगा, दरोगा, दरोगा भी ऐसे नहीं होगा। तो सही शब्द जो यहाँ पे होगा वो होगा कवि। कवि मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है शचींद्र का संधि विच्छेद है। देखिए शचींद्र का संधि विच्छेद अगर देखा जाए, तो शचींद्र में अगर जब हम देखेंगे तो शुचि प्लस इंद्र, ये तो नहीं होगा। अगला था शची प्लस इंद्र, जी हाँ ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो शची प्लस इंद्र जो है वो क्या, इसमें कैसा संधि विच्छेद है, तो ये है आपका संधि विच्छेद। कौन सा संधि है इसमें, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएंगे। सच्ची तो नहीं हो सकता, इसमें सच्ची नहीं आएगा पहले, ना सूची आएगा। तो शची प्लस इंद्र जो है वो ये बन जाएगा सचिंद्र। अगला इसमें विसर्ग संधि आपको नजर आ रही, नी जमा फल की संधि है। देखिए नी जमा फल की जो संधि है वो है निष्फल। कौन सी है, निष्फल है भैया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो सीधे
थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जो है हिंदी में प्रचलित हुए हैं उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। और जो शब्द संस्कृत के ऐसे हैं जो संस्कृत में ही शब्द है, अभी भी संस्कृत में और हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। तो संस्कृत से बदले हुए शब्द तो जो थोड़े हिंदी में प्रचलित है वो तद्भव है, और जो संस्कृत के शब्द अभी भी हिंदी में प्रचलित है लेकिन संस्कृत में ही बोले जाते हैं उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। तो तत्सम और तद्भव दोनों आपको पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द नहीं है। मैंने बोला कि संस्कृत भाषा के शब्द जो तत्सम है, तो कर्ण, कर्ण कैसा शब्द है? कर्ण आपका जो है एक तत्सम शब्द नजर आ रहा है। चंद्र, चंद्र भी आपको लग रहा है कि हाँ, आम को क्या बोलते थे? आम का तद्भव तो आम है लेकिन इसको तत्सम में आम्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जीव जो है, जीव, क्योंकि जीव को जीवरा बोलते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। ये तत्सम शब्द नहीं है, लेकिन कर्ण हो गया आपका, चंद्र हो गया आपका, आम्र हो गया, सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से लुंठित व्यंजन है? जी हाँ, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन की बात करें तो लुंठित व्यंजन कौन है? तो लुंठित व्यंजन जो होता है आपका वो एक ही होता है। और लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? वो होता है आपका कौन सा? रॉ। तो रॉ जो हमारे पास कैसा व्यंजन था? तो रॉ एक लुंठित व्यंजन था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि लुंठित व्यंजन क्या होता है? सर बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो लुंठित व्यंजन है वो क्या होता है? तो लुंठित व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जब हम किसी अन्य उच्चारण स्थान की बीच कंपी या थरथराहट करके व्यंजन में ध्वनि पैदा होती है। मतलब रॉ 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 बोल रहे तो हमारे यहाँ क्या हो रही है? एक मुंह में जो है सक्रिय उच्चारण, और उसमें मतलब कि क्या हो रहा है? थरथराहट। जैसे रॉ बोलो, रॉ 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 में क्या होता है? आपका जो जीभ है वो क्या है? थरथराती सी है, मतलब उसमें मतलब कि वाइब्रेशन। रॉ रॉ देख लो आप। तो रॉ एक कैसा व्यंजन है? एक लुंठित व्यंजन है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संभव में उपसर्ग है, कि जो संभव है, संभव उसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अगर संभव की बात करें तो संभव में जो आपका उपसर्ग क्या होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं हमको तो यही पता नहीं कि उपसर्ग होता क्या है। तो भैया जब आपको यही पता नहीं है कि उपसर्ग क्या होता है तो फिर परीक्षा में बैठ के क्या फ़ायदा? ठीक है, तो अगर उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग वो होते हैं जहाँ पर जो है, जो कि शब्द के कहाँ पे लगते हैं? आप पहले लगते हैं, ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो जो आपका संभव है ना, संभव, इसमें सम उपसर्ग है। कौन सा है? सम। कई बार पूछा गया है कि सम उपसर्ग आपको पता करना है, तो सम कैसे पता किया आपने? तो ऐसे ही पता करेंगे आप, सम उपशब्द। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है घुड़सवार में समास है। देखिए जो घुड़सवार है इसमें समास जो है वो है तत्पुरुष समास। घुड़ में सवार, जिसमें कि आपका क्या होता है? तो इसमें है घोड़े पे सवार करने वाले को क्या बोलते हैं? घुड़सवार बोलते हैं। और याद रखना जिसका मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, तो यहाँ पे क्या है? दूसरा पद, इसका उत्तर पद प्रधान है। और तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जहाँ पर क्या होता है? तो जैसे कि राजपुत्र, तो राजपुत्र में भी कैसा होगा? यहाँ पे पुत्र क्या है? उत्तर पद है, मतलब कि वो प्रधान है। यहाँ पे क्या है? घुड़सवार, तो कैसा है? सवार है जो कि घोड़े पर। तो याद रखना घुड़सवार में कैसा समास है? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास वो समास होता है जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और पूरा पद, पहला पद क्या होता है? गौण होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है वर्ण। ये तो सबको पता है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन का उच्चारण डैश की सहायता से होता है। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन का उच्चारण हमेशा हमेशा स्वर की सहायता से होता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए हिंदी और अंग्रेजी में मैं उतना निपुण नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके बीच अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊँ। जीके की मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके बीच आ चुकी है। जिसने मेरी पिछली वीडियोज़ कभी वॉच नहीं किया है उनको जल्दी से आप देखें। अगला क्वेश्चन है कि जौ का उच्चारण स्थान है। अगर जौ के उच्चारण स्थान की बात करूं तो जौ का उच्चारण स्थान हमारे पास क्या है? तो जौ का उच्चारण स्थान है तालु। आपने सुना ही होगा जौ का उच्चारण स्थान तालु है। तो आप तालु के लिए आपको एक याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, और इस ट्रिक को बोलते हैं ई ई चौ वर्गो यशो नामो तालु। क्या बोलेंगे? ई चौ वर्गो यशो नामो तालु। तो क्या बोलेंगे? ई चौ वर्गो यशो नामो तालु। तो य और श, साथ में आपका ई और बड़ा ई, और चौ वर्ग। सबसे इंपॉर्टेंट है तालु से बोलने जाने वाला चौ वर्ग। जितना भी चौ वर्ग है वो तालु से बोला जाएगा। अच्छा, कंठ से क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? अ आ क वर्ग ह नामो हंट कंठ। अ आ क वर्ग, अ आ क वर्ग
क्या बोलेंगे, अ आ क वर्ग ह नाम कंठ। तो क से कंठ और क से क वर्ग, तो जितना भी क ख ग घ ढ है वो कहाँ से निकलेंगे, कंठ से निकलेंगे। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा दंत से क्या निकलेगा, तो अगर दंत की बात करें तो जैसे कि आपका तालु, आपके तालु जो आता है वो किस में आता है, तो आपका जौ जो है वो किस वर्ग में आएगा, तो ये आएगा आपका चौ वर्ग में। ठीक है। दूसरा आपका अगर बात करूँ मैं आपका मूर्धा, मूर्धा के लिए आपको कौन सी ट्रिक याद रखनी है, तो मूर्धा जो होती है, मूर्धा के लिए आपको याद रखना है री ट वर्ग श नामो मूर्धा। तो री ट वर्ग श नामो मूर्धा। तो री हो गया आपका, री कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। और दंत के लिए, और ट वर्ग सारा का सारा मूर्धा से ही बोला जाएगा। फिर आ गया दंत। भाई दंत की बात करें तो दंत भी दंत बोला जाता है। ये था ट वर्ग, आपका जो दंत जो तो था ये क्या बोलते हैं आपका मूर्धा, ये बोला जाता है ट वर्ग से। लेकिन जो आपका त वर्ग है ना, त वर्ग, इससे बोला जाता है दंत। तो ये दंत से जितना भी आपका बोला जाएगा तो दंत से आएगा आपका, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, तो आपका हो गया जैसे कि दंत से आपका सारे के सारे आपको याद रखने हैं। दंत में आपका त वर्ग आएगा पूरा, त थ ध ध न, देखना आप त थ ध ध न बोलेंगे तो आपके दांत टकराएंगे। और साथ में इसके साथ आपको याद रखना है दंत के साथ आपका ओष्ठ, सॉरी सौ, सौ। तो ये सारे का सारा दंत से है, तो सौ भी दंत में आता है। बाकी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पीताम्बर कैसा शब्द है। पीताम्बर एक योगरूढ़ शब्द है। सर योगरूढ़ शब्द क्या होता है, तो योगरूढ़ शब्द वो शब्द होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर योग से बनते हैं, लेकिन उनका एक अर्थ विशेष से जुड़ा होता है, मतलब कि वो किसी विशेष की बात करे। जैसे कि पंकज, तो पंकज शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, कमल। जैसे कि आपका लंबोदर, तो लंबोदर किसको बोलते हैं, बड़े पेट वाला, मतलब कि भगवान गणेश को। दशानन, दश आनन है जिसके, तो ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं योगरूढ़, लेकिन इनका अर्थ जो है वो तीसरे व्यक्ति की बात करता है। फिर है आपका कौन सा, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नहीं बनते हैं और उनका खंड करके उनका कोई भी अर्थ नहीं बनता है। जब आप एक शब्द ले लो नाक, भाई जब नाक को अलग करोगे तो ना अलग बन जाएगा, क अलग बन जाएगा, इसका टूट के कुछ नहीं बनेगा। आप कान ले लो, कान से बन जाएगा अलग, नहीं बनेगा। कान और कान और नौ का अलग करके कोई फ़ायदा नहीं बनेगा। तो ये होता है आपके रूढ़ शब्द। तो रूढ़ भी पूछी जा सकती है आपसे। आप पीला बोलो, पीला का कोई अस्तित्व है, नहीं है भाई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं और आपके योग रूढ़ क्या होते हैं, दोनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची है। अब सुंदर का पर्यायवाची आपसे यहाँ पे पूछा है, आपको सुंदर का पर्यायवाची बताना है। अब सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, तो अगर सुंदर के पर्यायवाची की बात करता हूँ तो सुंदर का पर्यायवाची जो आपका होगा वो होगा आपका कौन सा, देखो मंजुल भी होगा, नहीं है। सुंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। तो मंजुल तो है, देखो मंजुल भी पढ़ा है, चारू भी मैंने पढ़ा है, बहुत बार पूछा है। और रुचिर, तो मंजुल, रुचिर और चारू तो है ही है इसका। लेकिन सुंदर का पर्यायवाची सिंधु बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची सिंधु नहीं है। अगला क्वेश्चन है घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो अगर घन के अनेकार्थी शब्द की बात करूं तो बादल तो घन का है, बादल भी कहते हैं, घना भी कहते हैं, गरिष्ठ भी कहते हैं। अगले बार के लिए याद रखना है, सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं, बादल का अनेकार्थी शब्द बताओ। बादल घना और गरिष्ठ तो है, लेकिन हथौड़ा नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ से भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूखे प्यासे में समास है। जहाँ भी आपको ज़्यादातर ये वाला स्लैश दिख रहा है ना, भूखे प्यासे, वहाँ होगा आपका द्वंद्व समास। और जहाँ दिख रहा है आपको जैसे कि पंचवक्त्र है ना, आपको दिख रहा है पंचवटी, जहाँ भी आपको संख्याएं दिख रही है आगे, वहाँ आएगा आपका द्विगु समास। इस बात को आपने याद रखना है। सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छाई में सर कौन सा प्रत्यय है। अगर बात की जाए अच्छाई की, तो अच्छाई में जो कौन सा प्रत्यय यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अगर अच्छाई की बात करें तो अच्छाई में जो आपका प्रत्यय है वो है आई। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं और जो आपके उपसर्ग होते हैं वो हमेशा आगे लगते हैं। तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे हिंदी को भी। पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है, तो अगर पुनरुक्त शब्द की बात करें तो पुनरुक्त शब्द का जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, तो पुनरुक्त शब्द का जो यहाँ पे उदाहरण है वो सर क्या हो सकता है। तो अगर पुनरुक्त शब्द की बात करें तो धीरे धीरे, देखो थोड़ा बहुत उल्टा है, ये भी नहीं होगा, खाना पीना सुबह शाम, जैसे कि यहाँ पे होता थोड़ा थोड़ा, खाना खाना, सुबह सुबह,
तो यहाँ पर ये बन सकता था कैसा, पुनरुक्त शब्द। लेकिन पुनरुक्त शब्द होता है जो कि सेम शब्द की आवृत्ति, जैसे कि धीरे धीरे आ रहा है, ये सारे कैसे कैसे शब्द है, पुनरुक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है, डैश में कारक है। वो तो आपने बचपन में सुना ही होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से जुदाई। तो गंगा कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, हिमालय से अलग हो रही है। तो अलग होने के लिए हमेशा क्या, कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से क्या है, पत्ते अलग हो गए तो क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन जैसे भी पूछ लेगा, अगर आपने गलती करी तो फिर पेपर में नंबर कटने वाले हैं। आज का कुछ अंतिम क्वेश्चन कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। ये तो बहुत सिंपल है भाई, मतलब कि अकर्मक क्रिया इसमें है कि अध्यापक बच्चों को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। मतलब कि अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहाँ पर जिसके लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो यहाँ पे क्या है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि क्रिया जो है वो क्या है, स्वयं ही बच्चा पूरी कर रहा है। मतलब कि स्वयं ही क्रिया पूरी होती है इसमें, और इसे वस्तु पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि पक्षी उड़ाता है, वो सोता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो ये नॉर्मल बात हो रही है। दूसरी होती है सकर्मक क्रिया, मतलब कि वो क्रिया होती है जहाँ पर प्रभाव जो है वो किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द जीके की वीडियो शाम को आपके बीच 9 बजे से पहले आने वाली है। तो सभी के लिए हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।